नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात पानी की। दरअसल मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लोग जल संकट जैसी स्थिति से तो जूझ ही रहे हैं। कई जिलों में दूषित जल से भी बीमारियां फैल रही हैं। नरसिंहपुर में भी दूषित जल पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। जांच में बात सामने आई है कि वाटर पाइपलाइन टूटने की वजह से पाइप में नाले का पानी चला गया और नतीजा यह हुआ कि 2 लोगों की जान चली गई। 30 से ज्यादा ग्रामीण बीमार पड़ गए। ऐसे में आज चर्चा इसी पर कि यह स्थिति आखिरकार मध्य प्रदेश में क्यों बन रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के कई जिले जल संकट की चपेट में हैं। कहीं लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ रहा है, तो कहीं मजबूरन दूषित जल से ही लोगों को प्यास बुझानी पड़ रही है। जबकि सीएम शिवराज जल संकट को लेकर अधिकारियों को लगातार फटकार लगा रहे हैं। उन्हें निर्देश दे रहे हैं कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाए, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। और ये अधिकारियों की लापरवाही ही है जिसकी वजह से नरसिंहपुर में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की जान चली गई और कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे परिवार से 5 लोग, 2 बच्चे हैं और 3 बुजुर्ग, भाभी हैं हमारी और पापा जी हैं और हमारी मैडम। क्या हुआ था गांव में? गाँव में उल्टी दस्त का रोग चल रहा है। अच्छा, किस बात को लेकर कारण से? अब ये तो पानी की गंदगी कह सकते हैं या फिर गाँव में हैंडपंप की गंदगी समझ लो। नरसिंहपुर की घटना सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का तो यही कहना है कि नल जल योजना के तहत गांव में लगे पाइप कई जगह फट चुके हैं, जिसमें नाली का दूषित पानी जा रहा है और यही पानी पीने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जान जा रही है। स्वयं 30 तारीख को वहाँ गया था और वहाँ हमने जब निरीक्षण किया तो हमने ये पाया कि जो नल जल योजना के वॉल्व्स लगे हुए हैं जगह जगह पर, और वॉल्व्स के आसपास के गड्ढों में गंदा पानी एकत्रित हो गया है और संभवतः इसी पानी का प्रयोग कर लिया, क्योंकि नल जब चलाया होगा तो वो पानी अंदर चला गया होगा। ऐसा नहीं है कि नरसिंहपुर जिले के लोग ही दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, बल्कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। यहां तक कि लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन सीएम की लाख फटकार के बाद भी अधिकारी हैं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और भारी जल संकट के बीच अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भुगतना पड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। जयंत वर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधींद्र मोहन शर्मा जी हैं, जल विशेषज्ञ हैं। सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और रवि वर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुधींद्र जी, आपसे हमारी कई बार चर्चा होती है और न्यूज स्टेट तो लगातार इस जल संकट की एक-एक खबर को दिखा रहा है और बाकायदा विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं और कई जगह पर हमारी खबर का असर भी हुआ है। डिंडोरी में भी हमने दिखाया कि कुएं से कैसे पानी निकालने को मजबूर थे लोग। वहां पर अब टैंकर की व्यवस्था कुछ दिनों के लिए की गई है। लेकिन जहां पर सरकार ये कह रही है कि हम हर घर नल से पानी पहुंचाएंगे, वो नल का पानी ही अगर जानलेवा बन जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? देखिए, ये जो हर घर नल हर घर जल परियोजना है भारत सरकार की, ये बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देशित किया गया है कि इस योजना में जन भागीदारी हमें सुनिश्चित करना है। जन भागीदारी केवल मात्र आर्थिक सहयोग से या भौतिक सहयोग से नहीं होती है। जन भागीदारी सुनिश्चित होती है बिहेवियर चेंज से। जन भागीदारी सुनिश्चित होती है वहाँ के लोगों को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करने से कि कहाँ से हमारी लाइन जा रही है, कहाँ पे हमारे इसके वॉल्व लगेंगे, कहाँ पे इसके लिए गड्ढे खोदे जाएंगे, पाइपलाइन का डायमीटर क्या होगा, पाइपलाइन की मेंटेनेंस कैसे होगी, पाइपलाइन का मटेरियल क्या होगा, पाइपलाइन का रूट क्या होगा, यहाँ तक जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। और इसके लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा विस्तृत खाका राज्य शासन को दिया है, सारे राज्यों को दिया है पूरे भारत में। और उसके अंतर्गत हर जिले में न केवल जो लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग है या जो भी ग्रामीण पेयजल प्रदाय विभाग है, उसके अलावा एक सेक्टर पार्टनर राज्य शासन ने नियुक्त किया है।
सेक्टर पार्टनर की जिम्मेदारी है कि वो ट्रेनिंग आयोजित करे, न केवल अभियंताओं की बल्कि वहां के समुदाय के लोगों की, वहां का बिहेवियर चेंज सुनिश्चित करे, वहां पर जिनको कनेक्शन दिए जा रहे हैं उनसे बातचीत करे, उन्हें पानी की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कैसे करनी है इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और सेक्टर पार्टनर के साथ में हर जिले में एक ISA एजेंसी होती है, इंटरनल सपोर्ट एजेंसी, जो इंटरनल सपोर्ट एजेंसी जिम्मेदार है कि वहां के ग्रामीणों को और वहां के अभियंताओं को बीच में एक चैनल का काम करेगी और वहां जितने लोगों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं उस पाइपलाइन के द्वारा, क्योंकि देखिए सरकार को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है कि जब इतनी बड़ी योजना चलेगी तो कहीं पाइपलाइन फूटेंगी भी, कहीं उसमें गंदा पानी भी आएगा, कहीं उसमें पानी न भी आए, कहीं सोर्स पे खराबी होगी, कहीं वॉल में खराबी होगी, कहीं पाइपलाइन में खराबी होगी। तो इस सब के लिए जो लोकल समुदाय है, स्थानीय समुदाय है, उसकी भागीदारी देखिए सिर्फ आर्थिक सहयोग से नहीं है, उसकी भागीदारी इस मायने में सुनिश्चित करना है कि वे तुरंत वहां के अभियंताओं को सूचित करें और अभियंता उस पर तुरंत एक्शन लें। तो ये भागीदारी है, भागीदारी किसी को सर्व करने की नहीं है, भागीदारी है एज ए मास्टर, भागीदारी है एज एन ऑनर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की ऑनरशिप गांव वालों की है। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नरसिंहपुर में जिस बिटिया की जान गई है, उसने जब गंदा पानी पिया नल की पाइपलाइन से, तो क्या वो स्थानीय समुदाय को क्यों नहीं पता था कि वो पाइपलाइन कहां से आ रही है? उस स्थानीय समुदाय को क्यों नहीं पता था कि उस पाइपलाइन के वॉल के पास गड्ढा है? देखिए इसलिए नहीं पता था क्योंकि उनको विश्वास में नहीं लिया गया। जब भी वो पाइपलाइन डाली गई तो क्या समुदाय से पूछ के उसका रूट तय किया गया? क्या उसका रूट में पता था उनको कि यहाँ पे कहीं गोबर के घूरे, जिसको हम मध्य प्रदेश में घूरा बोलते हैं, वो घूरा कहीं रास्ते में आ रहा है? क्या वो घूरे से गोबर पाइपलाइन में जा सकता है? क्या उस पाइपलाइन का रूट बदला जा सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। और इसके साथ साथ जो ISA है, जो इंटरनल सपोर्ट एजेंसी है जिले के लिए, जो भी जिला कंसर्न है, मैं नहीं जानता कौन सा जिला है, शायद नरसिंहपुर जिला है, और जो भी हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सेक्टर पार्टनर है इस पूरे प्रोजेक्ट में, उनको निश्चित रूप से मैं इससे जुड़ा एक सवाल पूछना चाहता हूं सर। आपने ये जो पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे काम करना है, ये तो हमें सरकारी गाइडलाइन में तो सर सब अच्छा दिखता है, लेकिन वाकई में जब ये पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू होता है तो जिस चीज का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां के लोगों को एक तरीके से अपने सपोर्ट में लिया जाए, उनकी गाइडेंस भी ली जाए कि कौन से इलाकों से ले जाया जा सकता है, ये काम धरातल पर होता है क्या लोगों को पता है कि अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसकी शिकायत कहां करनी है? क्योंकि कई लोग तो असहाय से महसूस करते हैं, उन्हें इस चीज की जानकारी नहीं है। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूं कि जब हमारे पास इतना अच्छा खाका तैयार है, इतना अच्छा फ्रेमवर्क सरकार ने दिया है, तो क्यों नहीं हम ईमानदारी से काम कर सकते? हमें पैसा किस बात का मिलता है? जो भी वहां पर इंजीनियर्स हैं, जो भी वहां पर NGOs हैं जो काम कर रही हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो ईमानदारी से काम करें, जन समुदाय को विश्वास में ले, समुदाय को ट्रेनिंग दे। अभी जब मैं देखता हूं कि खाली पानी की गुणवत्ता की जांच की बात नहीं है, अभी जब उस गांव में जांच होनी चाहिए तो इस बात की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए कि कितनी बार वहां की जो विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है गांव की, उसकी कितनी बार बैठक ली गई, वहां की पंचायत के जो विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी है वो किसने बनाई, कब बनाई, उसमें कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, कितने प्रतिशत पुरुष हैं, हर चीज की गाइडलाइन तय है। और ये गाइडलाइन देखिए सिर्फ कागजी गाइडलाइन नहीं है, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए और इसके आधार पे तो सारी कार्रवाई सारी गतिविधियां हमारी चलेंगी। देखिए तो ये बहुत जरूरी है और मेरे ख्याल से इसको जांच बिंदु में जो भी जांच अधिकारी होंगे उनको जरूर रखना चाहिए कि क्यों नहीं हम वहां ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। मौत का जिम्मेदार मेरे ख्याल से इस पर जवाब दे देता हूं। सनवर पटेल जी, ये जो पानी हम घर घर पहुंचा रहे हैं, ये लोगों को मौत ना बांटे। 2 लोग बच्चों की मौत हो गई, 30 लोग इसमें अभी भी इलाज करवा रहे हैं अपना। तो ये पानी पहुंचाने का काम करना था सर, जहर पहुंचाने का नहीं। बहुत गंभीर मामला हो गया है। निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, आपने जो बात कही, कभी भी मध्य प्रदेश की सरकार या कोई भी सरकार दुनिया की ये नहीं चाहेगी कि पानी की जगह जहर पहुंचे। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है। इस प्रकार की घटना अगर सामने आई है तो उस घटना की तत्काल जांच की जा रही है और अगर जांच में वाकई इस प्रकार से पाया गया कि ये दूषित पानी के कारण से ही ये दुखद मृत्यु हुई है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। तो अब तक की जांच में क्या निकला है सर? मामला आए हुए तो समय हो चुका है। अच्छा, कब मामला आया लोकेंद्र जी? ये कल मामला सामने आया है सर। अच्छा, तो आज जांच कमेटी गई है लोकेंद्र जी। आज जिला चिकित्सालय से जांच दल गया है और निश्चित रूप से शीघ्र ही हमारे सामने
उसकी सारी जांच के बिंदु आएंगे तभी हम उस पर चर्चा कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि वहां से जब हमने बात की जिम्मेदार लोगों से तो उनका ये कहना था कि कई जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, वहीं से इसमें गंदा पानी गया है और वो लोगों के घरों तक पहुंचा है। नहीं लोकेंद्र जी, ठीक कही आपने बात। अगर इस प्रकार की जहां भी लापरवाही आती है निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। रवि वर्मा जी, आपको लगता है कि एक तो इस योजना पर पहले से ही सवाल उठ रहे थे क्योंकि काम बहुत स्लो चल रहा है, जो सरकार की मंशा थी कि जल्द से जल्द हर घर नल से पानी पहुंचे, और उसमें भी अब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, 2 लोगों की जान जा रही है, कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आ रहा है इस योजना का? जी 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 लोकेन जी, दरअसल मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 18 वर्ष के जो विकास के दावे की जो हकीकत है, उन दावों की पोल खुल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम जो तस्वीरें हैं जो जल संकट से गहराई आज मध्य प्रदेश में उजागर हो रही हैं, जो वीडियो आज उजागर हो रहे हैं, वे शिवराज सरकार के तमाम विकास के जो झूठे दावे हैं उनकी हकीकत, उनकी पोल को उजागर कर रहे हैं। क्योंकि इस तपती भीषण गर्मी में आज माताएं बहनें 35 फीट 50 फीट कुएं में जाकर पानी लेने के लिए विवश हैं। आज 2 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है। 50 से अच्छी जो ग्रामीण हैं वे संक्रमण का शिकार हुए हैं। आज ये उन तमाम दावों की हकीकत खोलते हैं कि शिवराज सरकार में अगर कुछ सस्ता मिल रहा है तो वो केवल मौत सस्ती मिल रही है। हर रोज इवेंट, हर रोज नौटंकी के नाम पर जो है, जो रोजमर्रा की जो जीवन की जरूरत है उनको दरकिनार करके केवल उन्हें जनता को इवेंट के नाम से गुमराह किया जा रहा है, जो कहीं ना जनता के साथ एक कुठाराघात है। जयंत वर्मा जी, सवाल तो कई हैं सर, और न्यूज स्टेट तो लगातार एक मुहिम चला रहा है इस जल संकट को लेकर। बहुत सारी खबरें हमने दिखाई हैं, कई जगह असर भी हुआ है, लेकिन जो बात सरकार कहती है कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे, उसको लेकर सवाल इसलिए कि कई जगह टंकियां बनी वो काम की नहीं, वो सफेद हाथी बनकर रह गई हैं। कई जगह पाइपलाइन का जो काम हुआ वो शायद दिमाग नहीं लगाया गया वहां पर, इस तरीके से हुआ कि वो किसी काम के नहीं रह गए हैं। कहीं हैंडपंप लग रहा है तो उसका चबूतरा इस तरीके का है कि उस हैंडपंप के नीचे कटोरी भी ना जा पाए, इतना सटाकर वो बना दिया है। अब ये खबर सामने आ गई कि दूषित पानी पीने से 2 लोगों की जान जा रही है, 30 लोग बीमार पड़ गए। ये बहुत बड़ा संकट इस वक्त मध्य प्रदेश में क्या आपको दिख रहा है जल को लेकर? देखिए लोकेन जी, जो ये पानी की समस्या है ये ऐसी नहीं है कि जिसका तत्काल या एक दिन में कोई हल निकाला जा सके। इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, और ग्राउंड वाटर सर्वे डिपार्टमेंट ने सन 2007 से 2017 के बीच में वो मध्य प्रदेश का ग्राउंड वाटर सर्वे पूरा किया था। कुओं की लेवल नवंबर में नापी थी और उससे उनने बताया था कि 63% जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डाउन हो गया है। बहुत सारे कुएं सूख गए हैं। जो कुएं पहले 40 फीट पे पानी रहता था वो अब लगभग चला गया है 150-150 फुट पे। हैंड पाइप जो हैं वो बहुत सारे ऐसे हैं, मंडला में भी थे बहुत सारे जिसमें फ्लोराइड आता था, कहीं वो आता था। पीएचई डिपार्टमेंट का काम है कि जब आप हैंड पाइप खींचे डालें तो उसके बाद पानी की क्वालिटी चेक करने के बाद ही उसको पब्लिक के लिए ओपन करें, परंतु ये काम कहीं होता नहीं है। दूसरा जो पाइपलाइंस हैं वो पाइपलाइन यदि जा रही हैं कहीं से तो कभी पुराने ज़माने में लगी थी, फिर तोड़ डाली जाती हैं, सड़क खुदाई होती रहती है, उसका कहीं कोई हिसाब किताब रहता नहीं है। तो उसके चलते यह है कि पाइपलाइन बीच में टूट जाती हैं, कई जगह नाले का पानी उसमें आ जाता है, दूषित पानी आ रहा है। और ग्राउंड वाटर लेवल को एनरिच करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अधिकांश पानी जो पेयजल का है शहरों में वो तो ट्यूबवेल से आता है, और ट्यूबवेल के लिए जो एक्विफर है उसको एनरिच करने के लिए, उसको रिचार्ज करने के लिए एक नियम है जिसमें कि घर के ऊपर जो आपका रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाटर है उसको नीचे ले जाने का उसका कानून भी बना हुआ है, और उसके लिए पैसा भी लिया जाता है नगर निगम के द्वारा, परंतु वो पैसा सब अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है। तो ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधींद्र मोहन शर्मा जी, सवाल फ्लोराइड को लेकर भी है। ये तो चलिए दूषित पानी हो गया, लेकिन कई जिलों से सर ये रिपोर्ट सामने आई है
इसमें छिंदवाड़ा है, दतिया है, देवास है। यहाँ पर पानी में जो फ्लोराइड की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है सर। अब इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए और कहाँ चीज़ें लैग कर रही हैं, क्योंकि ये फ्लोराइड ही काफ़ी बीमारियों की जड़ भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्लोराइड असल में फ्लोरोसिस को जन्म देता है, जो कि सबसे पहले हमको डेंटल फ्लोरोसिस के रूप में सबसे पहले सामने आता है। डेंटल फ्लोरोसिस में बच्चों के और बड़ों के दांत खराब होना शुरू होते हैं, उनके दांत पीले होते हैं और उसके बाद में हमें मालूम पड़ता है कि ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड की जो सांद्रता है, फ्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो 1.5 ppm से ज़्यादा हो गया है, जो कि उसकी टॉलरेबल लिमिट है। 1.5 ppm से ज़्यादा होने के बाद में स्केलेटल फ्लोरोसिस का भी खतरा बढ़ जाता है। अब ये सब जो है ये जियोजेनिक कंटामिनेशन है। जियोजेनिक यानी जो हमारी धरती में जो चट्टाने हैं उनमें जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा है, फ्लोरस्पार के कारण या फ्लोरेपेटाइट जो मिनरल है उसके कारण ग्राउंड वाटर में इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। लेकिन ये हम एक दुष्चक्र में फंस गए हैं कि जहाँ पर फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं थी वहां पर भी अब फ्लोराइड की ज्यादा कंसंट्रेशन रिपोर्ट होने लग गई है, जैसे देवास या धार में। मंडला में तो ग्रेनाइट्स हैं, तो ग्रेनाइट की चट्टानों में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, लेकिन देवास या धार में जहाँ पे बेसिक रॉक्स हैं, जहाँ एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं है, जहाँ बेसाल्ट है, वहां पर फ्लोराइड का पाया जाना आश्चर्यजनक है। और ये हमको इसलिए आश्चर्य इसमें नहीं होता अब, क्योंकि ये हो रहा है ग्राउंड वाटर के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण। जब आप ग्राउंड वाटर ज्यादा खींचने लगेंगे तो उसमें फ्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। इसके लिए डीफ्लोरिडेशन प्लांट है जो लगाए जाते हैं। डीफ्लोरिडेशन प्लांट के लिए अच्छी खासी राशि भी सैंक्शन होती है और पीएचई उसके ऊपर काम भी करता है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जो डीफ्लोरेशन प्लांट लगाए गए हैं उसमें भी प्रॉब्लम वही आती है जो मैंने पहले रेखांकित किया था कि इसमें समुदाय को विश्वास में नहीं लिया जाता, उनकी ट्रेनिंग नहीं होती। उनको ट्रेन किया जाना चाहिए कि इस डीफ्लोरेशन प्लांट में कब आपको क्या क्या मेंटेनेंस करना है, क्या सिम्टम आपको इसमें देखना है। नहीं तो होता यह है कि जब वो खराब हो जाता है तो जो उसका लीचेट है फ्लोराइड का, वो हाई फ्लोराइड कंटेंट पानी समुदाय को देता रहता है और समुदाय इस भरोसे रहता है बेचारा कि हमको तो डीफ्लोरिडेशन प्लांट लग गया है तो हम फ्लोराइड मुक्त पानी पी रहे हैं, जबकि वो ज्यादा फ्लोराइड युक्त पानी पीने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। तो ये हमको ये फिर समझना पड़ेगा कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन यानी जन भागीदारी का असल मतलब क्या है। जन भागीदारी का मतलब है जनता को अधिकार देना। उनको ये अधिकार देना होगा हमको कि वो अपना फ्लोराइड जो कंसंट्रेशन है या उसको नाप सकें ठीक से, जो फ्लोराइड वाला जो पानी है उसको कैसे उसको मैनेज करें, फ्लोराइड का जो प्लांट लगा है डीफ्लोरेशन का उसको कैसे मैनेज करें, और कैसे इसका बिहेवियर चेंज जनता का तो होता ही है, लेकिन बिहेवियर चेंज हमको सॉफ्ट बिहेवियर चेंज पीएचई के अधिकारियों का भी करना होगा। जब बहुत सारे पीएचई अधिकारी मैंने देखे हैं जो बहुत संवेदनशील हैं और वो टेबल के इस पार या उस पार में बिलीव नहीं करते हैं, वे हमेशा गांव के लोगों के साथ में काम करते हैं। ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं। कुछ अधिकारी हो सकते हैं जो काम के अत्यधिक लोड के कारण हो सकता है कि अपना पूरा ध्यान न दे पाते हो गाँव पे, लेकिन फिर भी गाँव के लोगों को इतना अधिकार है। और जैसा मैंने आपको बताया, सरपंच साहब एक विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी बनाते हैं जिसको सिर्फ कागजों पे मान लिया जाना बहुत बड़ी भूल है। पंचायती राज जो है ना वो हमारे सिस्टम का नींव है। ग्राम पंचायत हमारे विकास का यूनिट है। भारत ग्रामों में निवास करता है। महात्मा गांधी ने कहा था, लेकिन हम आज भी उसको विश्वास नहीं कर पाते हैं ठीक से, और वहीं से ये चेंज शुरू होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ग्राम पंचायतों को हमको एम्पावर करना होगा, सिर्फ कागजों पर नहीं, असल में। और उसके लिए हमको आमूल चूल परिवर्तन बहुत सारे करने होंगे। केवल फ्लोराइड की बात नहीं है, केवल आर्सेनिक की बात नहीं है, केवल नाइट्रेट के कंटामिनेशन की बात नहीं है। बात यह है कि हमको जन भागीदारी का असल मतलब समझना होगा और उसी के बाद में फिर हम ये पावर्स जो हैं वो जनता को दे पाएंगे, तभी ये समस्या हल हो सकती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो है वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है। मैं फिर बता दूं, सप्लाई साइड मैनेजमेंट कभी भी काम नहीं करेगा। अगर आपके कमरे में 10 लोग हैं और आप उनको 10 लीटर पानी भी दे देंगे तो हो सकता है कि आधा पानी व्यर्थ हो जाए। उनको अगर अपनी डिमांड कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो डिमांड साइड मैनेजमेंट की जरूरत है, सप्लाई साइड मैनेजमेंट अब काम देने वाला नहीं है। ठीक, सनवर पटेल जी, देखिए मुख्यमंत्री तो बैठकें लेते हैं लगातार इस मुद्दे को लेकर और चर्चा भी करते हैं, लेकिन शिकायतें वही हैं कि अगर कोई काम हो गया तो उसमें मेंटेनेंस नहीं है, या जब काम किया गया तो देखकर नहीं किया गया कि इसका यूज क्या है, बस खाना पूर्ति कर दी गई, वहां पर सर्वे नहीं किया गया। इस चीज को कैसे रोकेंगे और क्या सरकार का ये ध्येय है कि भाई पानी एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, हम इसी को मुहिम के तौर पर आगे लेकर चलेंगे कि हर घर में साफ पानी पहुंचे? निश्चित रूप से लोकेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है और सम्माननीय जयंत वर्मा जी ने भी इस बात को छुआ। देखिए, जो जल संकट है
या जल संकट की जो बात कही जा रही है वो निश्चित रूप से उसके कारण पर हमको जाना पड़ेगा। ये स्वाभाविक और प्राकृतिक कारण है। जिस प्रकार से जयंत वर्मा जी ने कहा है कि वाटर लेवल नीचे चला गया है, जहां 40 फीट पर था वहां 80 फीट पर चला गया कुओं में। जब बोरिंग में हम 100 फीट पर पानी प्राप्त करते थे वहां 300, 400 फीट पर बोरिंग में पानी चला गया। ये स्वाभाविक जल संकट। साथ में जिस प्रकार की गर्मी इस बार हमारे यहाँ गिरी और साथ ही जो बीच में बारिश होती है जिसको मावठा कहते हैं, वो मावठा इस बार बारिश के रूप में नहीं गिरा। इन सब कारणों से स्वाभाविक जल संकट बना। लेकिन जैसा हमारे विद्वान साथी रवि वर्मा जी ने कहा कि 18 सालों की सरकार में ने क्या किया। देखिए साहब, अगर आप 18 साल के पहले की बात करेंगे तो गांव में और नगर पंचायत तक नल की व्यवस्था के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। आज हमने 2029 का टारगेट सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। हर घर पूरे देश में नल को पहुंचाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के 7 जिले में ये लागू हो चुका है। जहां तक हम नरसिंहपुर की बात करें तो चिनकी बैराज परियोजना वहां पर बन रही है और उसके माध्यम से 250 गांवों सनवर पटेल जी, सवाल तो वही है कि सरकार की मंशा, सरकार की योजना, सब ठीक है, लेकिन क्रियान्वयन पर दिक्कत है ना सर कि अगर कहीं पाइप लीकेज है तो वो उसमें कचरा घुस गया, उसमें दूषित पानी हो गया, लोग बीमार पड़ गए, तब जाकर आंखें खुली। इसका मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, इन सब पर भी तो काम करना होगा ना सर। निश्चित रूप से मेंटेनेंस पर भी काम किया जा रहा है, मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उसके बावजूद व्यवस्था में अगर कहीं गड़बड़ पाई जाती है तत्काल उसको सुधारा जाएगा और ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तत्काल तो नहीं, फिर जांच की बात आ जाती है। आप लोग कहते हैं कि नहीं जांच, तो जांच के बाद ही नहीं। तो हम लोग तो भारत में है ना, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे कि अपने मुंह जबानी कार्रवाई कर देंगे भाई। मुंह जबानी नहीं सर, मुंह जबानी अगर तत्काल कह रहे हैं तो वहां पर 2 लोगों की मौत हुई है, कहीं तो लापरवाही हुई होगी उसमें। एज फॉर लॉ कार्रवाई की जाएगी। ये बात गाँव वाले भाई बहनों की तरफ से बात आई है, ये दूषित पानी के कारण हुआ है, लेकिन जांच कमेटी वहां गई है और जांच कमेटी अपनी जांच में रवि वर्मा जी, अब चुनावी समय है और शहरी चुनाव भी है, ग्रामीण चुनाव भी है, पानी मुद्दा बनेगा सर इस बार नहीं? या जातियों में ही हम फंसे रहेंगे अभी भी कि ओबीसी को साध लें, एससी को साध लें, एसटी को साध लें, इंसानों को साधेंगे नहीं साधेंगे कभी हम? जी लोकेन जी, जो वर्तमान में आज परिदृश्य है वही मुद्दा है, क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे और शिवराज सरकार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि सनवर पटेल जी अपनी नैतिक जिम्मेदारी से सच को स्वीकार करने की जगह झूठ का साथ दे रहे हैं और लगातार जो है भाग रहे हैं। क्योंकि 18 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी आज भी वे कांग्रेस को कोस रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ और नहीं हो सकता है। मोदी जी के कार्यकाल को गिना रहे हैं। नहीं बनेगा, मेरे पास समय थोड़ा कम है इसलिए स्पष्ट जवाब चाहता हूं। मौत हो जाती है, बिल्कुल मुद्दा है, बिल्कुल ये, क्योंकि लोगों को ये सरकार पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं कर पाई है। राजधानी का हाल ये है कि 2-2, 4-4 दिन तक पीने के पानी के लिए भटकना पड़ता है। प्रदेश के हालात ये हैं कि आज अगर कुछ सस्ता है तो मौत सस्ती है और शराब सस्ती है। अगर कुछ मिल रहा है जनता को, अगर कुछ मिल रहा है जनता को, से बढ़कर क्या हो सकता है कि लोग अपनी समस्या को रखें। एक मिनट सर, अब ठीक है, मेरे पास समय नहीं। और उसमें भी अगर निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, यानी कि बहुत लोकल चुनाव है, जिसमें पानी की समस्या आपको लगता है मुख्य मुद्दा बनेगी? राजनीति करके प्रदेश की भोली भाली जनता को कब तक गुमराह करेंगे? है और पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ये मुद्दा बनना भी चाहिए और इस लिहाज से कि लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और वो तस्वीरें बहुत अच्छी नहीं सामने आ रही हैं। खासकर पानी कम से कम हर घर तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, और साफ पानी पहुंचे, इस पर काम करना होगा। फिलहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही लोग भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लें। अगर कहीं कोई कमी दिख रही है तो उसको इग्नोर ना करें, उसको अधिकारियों तक पहुंचाएं ताकि उस समस्या का निराकरण हो सके। नहीं तो वो दूषित पानी हो सकता है आपके घर ही पहुंचे और उससे बीमारी आपको झेलनी पड़े। इसलिए आप भी अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझिएगा। कहीं अगर गड़बड़ी दिख रही है पाइपलाइन को लेकर तो उसका जरूर संज्ञान में लाइएगा। न्यूज स्टेट के संवाददाता लगातार घूम रहे हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, क्योंकि हम लगातार पानी को लेकर एक मुहिम चला रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।